Hello everyone, welcome to eBooks Cluster. So today we'll start our new chapter, that is cells. We talk about cells, how they are formed, how we find them in our body. Everything we will learn about them. So we'll start with the definition. सो व्हाट आर सेल्स? सेल्स होते क्या है? सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से ही बनती है। हमारी हर पार्ट, अगर मैं अपने हाथों की बात करूं, अगर मैं अपने पैरों की बात करूं, मैं किसी भी बॉडी पार्ट की बात करूं, हर बॉडी पार्ट सेल से बना होता है। अब हम सोचेंगे कि भाई सेल से बना होता है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको ऐसे नेचुरली नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, उसी में हम अपने सेल्स को देख सकते हैं। इसीलिए ये सेल्स छोटे होते हैं लेकिन फिर भी हमारी फंडामेंटल यूनिट है। क्यों है? क्योंकि अगर सेल्स नहीं है तो ये बॉडी नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है अगर सेल नहीं है। ओके, so here cell, it is a structure and the functional unit of our life. It is termed as a structure unit of life as it provides structure to our body. As जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सेल ही डिफाइन करता है। ओके, ये फंक्शनल यूनिट क्यों कहलाती है? क्योंकि हमारे बॉडी के सारे जो फंक्शन है वो सेल लेवल पे परफॉर्म होते हैं। मतलब जो भी फंक्शन हमारी बॉडी कैरी करती है वो सेल से स्टार्ट होता है, फिर आगे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। सो सारे सिस्टम स्टेप बाय स्टेप डिफाइंड होते हैं। सो इसीलिए फंक्शनल यूनिट भी है। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, अ साइंटिस्ट, इन द 1665। इन दिस ईयर ही डिस्कवर्ड इट। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया, लेकिन रॉबर्ट हुक ने 1665 में हमें सेल के बारे में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हर पेपर में। ये अगर सेल्स के बारे में कोई कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन इन दोनों बंदों के बारे में ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो प्लीज़ इसको दिमाग में रखें। नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है कि हमारा हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। और जो हमारे न्यू सेल है ना, वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में नए सेल बनते नहीं है। जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उसी से हमारे नए सेल डेवलप होते रहते हैं टाइम टू टाइम। नाउ a type of organism, we have two types of organism. First is the unicellular, second one is the multicellular. So firstly we talk about the unicellular. Unicellular, as here you can see the word unicellular. Uni means one. So those organism that are made up of single cell मतलब उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। अगर वो उससे बने, उस सिंगल सेल से हैं तो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कौन होते हैं वो? अमीबा, पैरामीशियम एंड द बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल हैं। अब कोई आपसे पूछे कि भाई ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो आप कैसे इनको देख सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे सेल एक तो वैसे बहुत छोटे हैं, ऊपर से ये एक ही सेल से बने हुए हैं, तो आप इनको नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स बहुत सारे। तो मल्टी मीन्स बहुत सारे, मतलब कि जो बॉडी भी होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो मल्टी सेलुलर मतलब जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट हो गए, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग हो गए, जैसे हमारे एनिमल हो गए, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। ये सब के सब बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ सेल से बनते हैं। नेक्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब हमारे सेल्स का शेप और साइज वेरी करता रहता है। ये अगर हम उनकी शेप की बात करें तो ये ओवल हो सकते हैं, ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, स्पाइनल शेप हो सकते हैं, और इरेगुलर शेप में एग्जांपल आ जाएगा अमीबा। अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, ये अपनी शेप टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। और कभी कभार हम ये भी बोलते हैं कि भाई वो अपने खाने को खाने के लिए अपनी शेप चेंज करता है। क्यों? क्योंकि उसको कैच करना है, तो वो बार बार अपने खाने को कैच करने के लिए अपनी शेप चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से उसका खाना उसके अंदर आ जाए। और इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी एक टॉपिक है जिससे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। Okay, now the size of the cell varies in different organism. Different organism have a different size. Most of the cells are microscopic in size, like red blood cell that is present in our body, while some are living fairly large nerve cells. Nerve cells are very large in size, but there are some small kind of size that can be seen by only microscope. They are the red blood cells. Now the type of cells. We have two types of cells: prokaryotic and the eukaryotic. So here, what are the prokaryotic cells? Prokaryotic cells are those cells जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस प्रो
प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो इसमें हमारे जो मोस्टली यूनिसेलुलर है वो इनका एग्जाम्पल होते हैं। मोस्टली नहीं, हम ये कहेंगे कि सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का ही एग्जाम्पल है, कोई भी मल्टी सेलुलर इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि हर एक मल्टी सेलुलर में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, अकाई बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे प्रोकैरियोटिक हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं इनकी जो शेप और साइज होता है हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इसमें ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। एक तो इनमें हमारे सारे यूनिसेलुलर आ गए, तो यहीं से आपको पता चल गया कि भाई ये स्मॉल साइज के होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यूनिसेलुलर होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो वहीं से हमें पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक तो भाई हमेशा छोटे ही पाए जाएंगे। इससे आपका ये भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई प्रोकैरियोटिक आ गया, प्रोकैरियोटिक मतलब छोटा आ गया मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे आप इसकी पूरी स्लाइड बना के याद कर सकते हो। No organelle which with molecules of life distributed throughout cytoplasm, तो उनकी जो पूरी एंटायर लाइफ होती है वो साइटोप्लाज्म की एंटायर होती है। बैक्टीरिया, ऑल द बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ओके, नेक्स्ट इज द यूकैरियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो होते हैं हमारे एडवांस और कंप्लीट सेल होते हैं, इनके अंदर हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इनके अंदर यूनिसेलुलर भी आते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर आते हैं, सारे मोस्टली तो हम प्रोकैरियोटिक में कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर हमारे यूकैरियोटिक में भी आते हैं, और मल्टीसेलुलर तो सारे हमारे प्रोकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं, except bacteria and blue green algae and the bacteria are come in the category of the prokaryotic. Okay, now we talk about the structure of the prokaryotic cell. As you can see here, it is more complex because क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि हमारे मल्टीसेलुलर में पाया जाता है। मल्टीसेलुलर आप किसी भी ह्यूमन बॉडी को देख लो, कॉम्प्लेक्स ही तो होती है। अब इतने आसानी से तो ह्यूमन बॉडी नहीं समझ सकते ना, तो वो हमारा क्या है, हमारा यूकैरियोटिक है, मच बिगर है, क्योंकि हमारी बॉडी का साइज बिगर है, उसमें सेल्स भी बिगर होंगे। इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड विद मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, हर एक मेम्ब्रेन, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, मेम्ब्रेन है जिनको कवर कर रहा है, मेम्ब्रेन मींस एक लेयर है जो उनको कवर कर रही है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर है, बड़े ऑर्गेनिज्म है, बड़ा सेल चाहिए, इसलिए यूकैरियोटिक। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक है। फर्स्टली साइज हमारा प्रोकैरियोटिक का छोटा होता है, यूकैरियोटिक का हमारा साइज ज्यादा बड़ा होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर हमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम। अब जैसे अब अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर्स हमारे क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, तो हमारे पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी एब्सेंट पाएगा, तो हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस भी नहीं होता है इन प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, दैट मीन्स अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनिल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन का लेयर नहीं होता है यहाँ पर इन प्रोकैरियोटिक। और अगर हम अपने यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर ये पाया जाता है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन एंड द बडिंग। बडिंग मीन्स अगर आपके घर में आलू होगा, आलू पे देखिए कभी कभार बर्ड्स निकल आते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द बडिंग। और फिजन मीन्स टूटना, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी ये पूरा एक टॉपिक है, अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय मेयोटिक और मेयोटिक सेल डिवीजन। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट है, और ये 3 बेसिक जो कंपोनेंट है ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है तो अलग अलग, लेकिन हमने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि दोनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इसलिए एक साथ लिखा, लेकिन ये अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट हम पहले बात करेंगे अपनी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब दोनों एक ही चीज है, आप या तो सेल मेम्ब्रेन याद रख लीजिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रख लीजिए, बात एक ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा वो कवरिंग का काम करता है। अगर आपका एक सेल है तो इसके पास एक कवरिंग होनी चाहिए, एक कवरिंग जो कि हमारी काम करती है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो भी एक्सटर्नल कोई भी चीज हमारे अंदर सेल के अंदर आना चाहे उसको रोकने का, उसको अलाउ करने का काम सिर्फ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का होता है। इसीलिए इस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। व्हाई सिलेक्टिवली? बिकॉज
कुछ ही मटेरियल को अलाउ करता है, कुछ को नहीं करता है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल. It is a living part of the cell and is present in the cell of the plant, animal and some microorganism as well. It is very thin, delicate, elastic and selectively permeable membrane, as I already told you about it. It is composed of lipids and protein. That means जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनती है. नेक्स्ट, फंक्शन क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ लिमिटेड सब्सटेंस को अंदर आने की और बाहर जाने की इजाजत देती है. नेक्स्ट वी कम टॉक अबाउट द सेल वॉल. सेल वॉल जो है हमारा नॉन लिविंग पार्ट है. सेल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमारा लिविंग पार्ट कौन सा है सेल का और नॉन लिविंग कौन सा है. नॉन लिविंग हमारा सेल वॉल है और लिविंग पार्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन है. हमारा जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है और फ्रीली परमिएबल होता है. मतलब ये सबको अलाउ करता है, ये किसी को रोक टोक नहीं करता, ये सबको अलाउ करता है. ये सेलुलोज से बनता है, वो हमारा लिपिड और प्रोटीन से बनता था, ये हमारा सेलुलोज से बनता है. ये हमारे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है. ओके. फंक्शन, इसकी जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है और ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता. ये प्रोटेक्ट करता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ये प्रिवेंट करता है कि हमारे सेल के अंदर ड्राइनेस ना हो, मतलब जो हमारे सेल का मॉइस्चर है वो सूखे ना, ये काम सेल वॉल का होता है. और ये ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है सब्सटेंस को इन एंड आउट, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता था. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता था? कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता था, लेकिन सेल वॉल सबको अलाउ करता है. नेक्स्ट, न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस जो है, जब भी आपको न्यूक्लियस दिख जाए तो आप बस, अगर आपके क्वेश्चंस में कहीं पे भी न्यूक्लियस की बात होती है तो वहां पर आपकी या तो इन्फॉर्मेशन की बात होगी या फिर आपकी नॉलेज की बात होगी या फिर कहीं से कोई ना चीज, कोई भी ब्रेन से रिलेटेड बात होगी तो वहां आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा. न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस हमारा एक डेंस और स्फेरिकल ऑर्गेनेल होता है. ये बाउंड होता है टू मेम्ब्रेन के साथ, नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जो इसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स. इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. लेकिन इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर हमारे जीन्स पाए जाते हैं. ये जीन्स हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं. इट मीन्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. अब क्यों ट्रांसफर होते हैं? क्योंकि हमारे, जैसे अब मेरे कैरेक्टर मेरे पेरेंट्स से मैच करते हैं, आपके कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, तो वो जीन्स ही है जो ट्रांसफर हो रहे हैं. तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है न्यूक्लियस का. न्यूक्लियस जो होता है वो क्रोमोसोम को बनाता है और वो आगे जीन्स को बनाते हैं और वो जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं. ओके. नाउ फंक्शन क्या है? कंट्रोल करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को. जो भी फंक्शन हमारे सेल करता है उसको ये कंट्रोल करता है. रेगुलेट करता है सेल साइकिल को. न्यूक्लियस इज स्टोर हाउस ऑफ जीन्स एज वेल. स्टोर हाउस ऑफ जीन्स क्यों कहा गया? क्योंकि हमारी सारी जीन्स जो है वो इसी के अंदर स्टोर होती है. इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स. मैंने अभी आपको बताया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है हमारा जेली लाइक विशस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है. ये ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट होता है. जब हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, अगर हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा तो जो इसमें पूरा एंटायर सेल में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, ये पूरा लिक्विड साइटोप्लाज्म होता है. इसी के अंदर सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है. द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ साइटोसोल. इट कंटेन वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. सारी ऑर्गेनेल्स इसी में ही प्रेजेंट होती है. और जो ये that contain a variety of cell organelles and other insoluble waste product. और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब जब हमारा सेल के अदर ऑर्गेनेल्स कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आता है. तो वो वेस्ट प्रोडक्ट ये सब स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजोन एंड द लिपिड. फंक्शन क्या है इसका? इस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं. ये एक्ट करता है स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, विटामिन एक्सेट्रा. और ये साइट है मेटाबॉलिक रिएक्शन का. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन संभाल रहा था? न्यूक्लियस. लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन कर रहा है? हमारा साइटोप्लाज्म. लाइक ग्लाइकोलिसिस हमारी बॉडी में होता है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे फंक्शन देखे जाते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के द्वारा. नेक्स्ट हम अपनी सेल ऑर्गेनेल्स पे आ जाते हैं, जो डिफरेंट हमारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है हमारे सेल में. एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज आर गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस जो है हमारा, वो एक तरह का बैग है. बैग क्यों कहा हमने उसको? क्योंकि वो मोस्टली सारी चीजें अपने अंदर स्टोर करता है. ये एक
सेमी फ्लूइड वेसल होता है और ये अपने अंदर चीजें स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? ये स्टोर तो करता है, ये साथ में मॉडिफाई भी करता है। किस चीज को मॉडिफाई करता है? जो सब्सटेंस होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, उनको ये अपने अंदर रखता है, उनको मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। Okay, it also involved in the synthesis of the cell wall, plasma membrane and the lysosome. इनके synthesis में भी ये काम करता है। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, who is known as the store house of the cell? So store house हमारा या तो Golgi apparatus और Golgi bodies, both are the same. Okay. Next is the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच। अगर आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है ना, वो हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो टाइप के होते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ मतलब कुछ ना कुछ खुरदरा होगा उसके ऊपर, इसीलिए उसको रफ बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि उसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर फॉर्म में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और इन प्रोटीन की वजह से ही इसको रफ एंडोप्लाज्मिक कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मतलब प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। बट इनका काम क्या होता है? ये लिपिड्स को सिक्रीट करते हैं और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ये दोनों का काम होता है। नेक्स्ट, फंक्शन क्या है? ये इंटरनल सपोर्ट प्रेजेंट करता है सेल को। ये ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से कहाँ तक? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, क्योंकि उसी के बीच में पाया जाता है। इसका जो रफ एंडोप्लाज्मिक है वो सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर ही तो प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो प्रोटीन को ही लेकर काम करता है। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो वो सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पर हम आगे जब राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं तो ये भी रिलेटेड ही है हमारे प्रोटीन से। ये भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का ही काम करता है। चलो डिस्कस करते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल। अब हमारा प्रोटीन बहुत स्मॉल है और उतने ही स्मॉल हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं। दे आर डेंस एंड स्फेरिकल बॉडीज which occur freely in the matrix of cytosol formed by the cytoplasm or remain attached to the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, why? Because endoplasmic reticulum also doing the performance or through the protein. So ये भी वहीं पर ही काम कर रहा है। These are made up of ribonucleic acid or also called as RNA and the protein. इन दोनों से मिलकर ये बनता है और इसका मेजर रोल यही है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस? बिकॉज ये हमारे सेल के सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है सेल को। दूसरा, हमारे सेल की जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए एनर्जी भी यही प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी, कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करता है? हमारे इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम है एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस एनर्जी से हमारा सेल जो है फंक्शन करता है डिफरेंट। ये बनता किससे है? इसके पास अपने ही डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपने डीएनए एंड राइबोसोम है, तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और भी है, पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम दूसरे पे चलेंगे। ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में और रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल। मतलब जो हमारे मैमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और ना ही बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। फंक्शन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्टिविटीज जो सेल हमारा परफॉर्म कर रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में पाई जाती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, सेंट्रोम्स एंड द सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रोम्स क्या है? सेंट्रोसोम्स हमारे पाए जाते हैं यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में और ये बाउंडेड नहीं होते किसी भी मेम्ब्रेन से, बट इनके अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। अब ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स आर hollow cylindrical structure arranged at right angle to each other to made up of microtubules. फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनका सेल डिवीजन और ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड द फ्लैजेला।
इन दोनों के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और सेल का जो डिवीजन होता है ना, जिसकी वजह से न्यू सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बोलते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो उसमें ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, और रोल ही वहीं पर है, एनिमल सेल में इनका कोई रोल नहीं है। प्लास्टिक जो है जो हमारे सेल को जो हमारा सेल, हम ये कह सकते हैं, जो हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे प्लास्टिड रोल प्ले करते हैं। इनके अंदर भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम होता है। हमारे 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज द क्रोमोप्लास्ट, थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मींस कलर, दैट मींस इट प्रोवाइड कलर। विच कलर? ग्रीन कलर। तो क्लोरोप्लास्ट से हमें पता चला कलर, कौन सा कलर? ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हर कोई कलर देता है बॉडी को, नॉट बॉडी, प्लांट को हर एक तरह का कलर देता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर हमें क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। नेक्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस प्लास्टिड है। ये हमें ये प्लांट को कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता है। बट ये करता क्या है? ये क्या करता है, ये जो जितना भी फूड होता है ना, जो प्लांट को चाहिए होता है, उसको स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स की फॉर्म में स्टोर करवा देता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो हमें पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, उससे फिर फूड बनाना। तो वो काम हमारा क्लोरोप्लास्ट का हो गया। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर देने की बजाय हर कलर देता है। तो हर कलर कौन सा हुआ? जो फ्रूट्स का कलर हो गया, हमारे फ्लावर्स का कलर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्लांट का एक इंसेक्ट का एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करना, पॉलन ग्रेन्स को, ये हमारा पॉलिनेशन है। तो इसीलिए क्रोमोप्लास्ट उसमें हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर नहीं देगा हमारे प्लांट्स के फ्रूट को और फ्लावर्स को, तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंसेक्ट हैं उसी कलर पे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नाउ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारे स्मॉल और स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेस्टिव के लिए। किसके डाइजेस्टिव के लिए? सेल के डाइजेशन के लिए। इनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? इनको सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरह के फ्रेंड का काम करते हैं। किस तरह का फ्रेंड? जब भी हमारे सेल में कोई डिस्टर्बेंस होती है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, तो ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को जो भी सेल में प्रेजेंट है उस सबको अपने अंदर ले जाकर डाइजेस्ट कर देते हैं और खुद ब खुद ब्रस्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको सुसाइड बैग कहा गया है। You can read it. During the disturbance in the cellular metabolism, for example, when the cell get damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore, lysosomes are known as a suicide bag of the cell. So, ये हेल्प करते हैं एक तरीके से खुद सुसाइड करके सारी जो भी चीजें सेल नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा था, उन सब चीजों को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, और इसीलिए इनको सुसाइड बैग का नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज द वैक्यूल। वैक्यूल आर द सॉलिड, सबसे बड़े जो साइज का ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है ना सेल में, वो वैक्यूल होता है। पर किस में बड़ा? प्लांट सेल में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल होता है ना, वो अपने अंदर 90% जो होता है वो वाटर को कंटेन करता है। अब इतना ज्यादा वाटर किसको चाहिए? प्लांट को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो पानी से अपने आप को सींचता है, तो सबसे ज्यादा उसको चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ा साइज प्लांट सेल में ही होता है इसका, और छोटा साइज हमारा एनिमल सेल में पाया जाता है। फंक्शन क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, और दूसरा ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। नेक्स्ट इज द पैरोक्सियोम्स। पैरोक्सियोम्स हमारे छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम की तरह हेल्प करते हैं। मतलब ये जितने भी किडनी और जहाँ पे भी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, और आप कह सकते हो जहाँ पर भी हमारी क्लीनिंग हो रही है ना बॉडी में, वहाँ ये प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल किडनी में प्रेजेंट है, लिवर में प्रेजेंट है। तो जहाँ पर भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब जहाँ पर भी जो गंदगी है उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है, वहाँ पे पैरोक्सियोम्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये एक तरह के फिल्टर का काम करते हैं। डिफरेंस बिटवीन देम, प्लांट सेल जो है हमारे लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल्स आर
generally small in size. Plasma membrane of the plant cell is surrounded by a rigid wall of the cell wall of cellulose. Cell wall हमारा cellulose से बनता है, लेकिन हमारे एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता. हमारे प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, यहाँ पर प्लास्टिड की कोई नीड नहीं है. बट इन केस ऑफ प्रोटोजोआ और इगुलिना यहाँ पर एनिमल सेल प्रेजेंट होता है. एक ही एग्जाम्पल है जहाँ पे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बाकी कहीं किसी भी एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता. दे आर परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूम. इनके पास एक परमानेंट और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो 90% वॉल्यूम कंटेन करता है. हियर वैक्यूल्स आर मेनी एंड स्मॉल एंड टेम्परेरी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर इतनी नीड नहीं है. They lack centromes and the centrioles, and here in the animal cell centromes and centrioles are present. Here you can see the structure. Structure कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार सकते हैं. Now यहाँ से हम आगे अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी के लिए आप इन जितना भी मैंने अभी आपको ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाया है उनको पढ़िए, इन सब ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़िए. फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करूँगी. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपकी सारी ऑर्गेनल्स कवर कर दी हैं. ये सभी ऑर्गेनल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं. सेल से कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, उसके जिसने डिस्कवर किया उसका नाम, न्यूक्लियस जिसने डिस्कवर किया उसका नाम, और छोटी छोटी मेन चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, गोल्गी बॉडीज को स्टोर हाउस कहते हैं. तो ये चीजें जरूर पूछी जाती है. सो एक बार वीडियो देखिए, अगर फिर भी आपको कुछ चीज नहीं समझ आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू.